प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से कॉमन क्वेरी आ रहा है जो कि इस तरह के मार्केट कंडीशन में क्वाइट रेलेवेंट है कि हमें किस लेवल पे इस मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दैट इज लमसम इन्वेस्टमेंट या फिर टॉप अप करना चाहिए। तो किस लेवल पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को लार्ज कैप के फंड्स में या फिर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो निफ्टी 50 का पी क्या होना चाहिए जहाँ पे हम एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से किसी को मिड कैप फंड्स या फिर मिड कैप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो वो निफ्टी मिड कैप 150 के इंडेक्स का पी चेक कर सकता है, रफली एक आइडिया मिलेगा। उसी तरह से किसी को स्मॉल कैप फंड या स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो वो चेक कर सकता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का पी रेशियो। जब भी हम किसी भी इंडाइसेस का पी रेशियो चेक करते हैं तो जनरली हम लॉन्ग टर्म एवरेज के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं। लाइक अगर निफ्टी 50 का हमें देखना है कि पी रेशियो कम है या ज़्यादा है तो उसके लिए हम लास्ट 5 ईयर्स या लास्ट 10 ईयर्स के निफ्टी 50 का पी रेशियो देखेंगे, उसका एवरेज देखेंगे और उस एवरेज के मुकाबले कंपेयर करेंगे कि फ़िलहाल का जो पी रेशियो है वो उस एवरेज के मुकाबले कहाँ है। अगर कम है तो वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छा है, लगभग बराबर है तो फेयरली वैल्यूड है, और अगर ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड है। सो रफली इस तरह से रिलेटिव कंपैरिजन हम करते हैं। डिफरेंट इंडाइसेस के पी रेशियो के बारे में जानने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। देखिए, जब भी हम किसी कंपनी के स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनरली अगर कोई कंपनी का ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, उसके ज़्यादातर पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे होते हैं तो वहाँ पे उसका पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा होता है, वैल्यूएशन ज़्यादा होता है और होना भी चाहिए। तो अगर कोई कंपनी पहले कोई खास नहीं कर रहा हो लेकिन फ़िलहाल उसका परफॉर्मेंस अच्छा है और आने वाले समय में भी अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देगा तो पहले के मुकाबले ऑफ कोर्स उसका वैल्यूएशन ऊपर जाएगा, पी रेशियो ऊपर जाएगा। तो इंडिया एज अ इकनॉमी को भी आपको उसी पर्सपेक्टिव में देखना होगा। इंडिया अगर आप 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स पहले का इंडिया देखें और आज का इंडिया देखें तो ऑफ कोर्स इंडियन इकोनॉमी में मेजर चेंजेस आए हैं और काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि ये जो इम्प्रूवमेंट है वो और भी ज़्यादा आएगा और इंडियन इकोनॉमी और भी बेहतर होगा। इंडियन इकोनॉमी पहले के मुकाबले अच्छा हुआ है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? तो देखिए, कुछ डेटा हम चेक कर सकते हैं जिससे क्लियरली हमें ये पता चल जाएगा। लाइक सिंपल फॉरेक्स रिजर्व्स आप देख लें। हमारा फॉरेक्स रिजर्व फिलहाल अगर आप देखें तो $580 बिलियन है जो कि काफ़ी अच्छा है। जीडीपी ग्रोथ रेट आप हमारा देखें, ग्रोथ बहुत मैटर करता है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट अगर आप दूसरे मेजर इकोनॉमीज से कंपेयर करें, लास्ट ईयर भी हमारा उनसे काफ़ी ज़्यादा था, इस साल भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है आएगा। उसके मुकाबले ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर और दिस ईयर, आने वाले कुछ और समय में भी अगर आप देखें, कुछ और सालों में भी देखें तो जैसा चल रहा है उसे देखकर यही लगता है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर मेजर इकोनॉमीज़। इसीलिए अगर आप हमारा जीडीपी ग्रोथ देखें तो हम ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट कंट्री बन चुके हैं वर्ल्ड में और आने वाले 3-4-5 ईयर्स, इनफैक्ट 4-5 ईयर्स में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाएंगे। सो यूएस, चाइना के बाद हम 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाएंगे होपफुली इन 4 to 5 ईयर्स इटसेल्फ। तो देखिए, ये सब पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो पहले इंडियन मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में रिटेल पैसा ज़्यादा नहीं जाता था। रिटेल लाइक हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स। तो अगर आप फ़िलहाल देखें तो रिटेल पैसा काफ़ी ज़्यादा जाने लगा है स्टॉक मार्केट्स में, डायरेक्टली स्टॉक्स में भी जा रहा है और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी स्टॉक्स में जा रहा है, दोनों तरीके से जा रहा है। इसलिए अगर आप डीमैट अकाउंट्स का काउंट देखें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स अपना डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं। उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखें, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो रिटेल पैसा जा रहा है एसआईपी के थ्रू, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। पहले क्या होता था कि एफआईआई जब इंडिया से पैसा निकालने लगते थे तो इंडियन मार्केट्स बुरी तरह से गिरता था ज़्यादातर केसेस में। लेकिन फ़िलहाल देखिए, एफआईआई लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। लास्ट मंथ भी निकाला था, इस मंथ भी काफ़ी पैसा निकाल रहे हैं। स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत गिरा भी है, लेकिन सिर्फ थोड़ा बहुत गिरा है। अगर पहले का सिनेरियो देखें तो अभी तक स्टॉक मार्केट काफ़ी गिर चुका होता, लेकिन यही है कि अब रिटेल पैसा काफ़ी आ रहा है स्टॉक मार्केट। तो ये सब कुछ पॉजिटिव्स हैं जिसके कारण ऑफ कोर्स हमें ये मान कर चलना चाहिए कि पहले का जो लॉन्ग टर्म एवरेज है, कोई 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स का लॉन्ग टर्म एवरेज देख रहा है अगर, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वैल्यूएशन आपको बढ़ेगा। इंडियन मार्केट्स का आपको थोड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा। निफ्टी 50 का अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे तो अबाउट 17-18 के आसपास जब निफ्टी 50 का ट्रेलिंग पी रहे तो उसे हम फेयरली वैल्यूड मार्केट बोलते हैं। 15-16 या फिर उससे भी नीचे चला जाए तब वो काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फेयरली वैल्यूड भी अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ये लॉन्ग टर्म एवरेज की बात बोल रहा हूँ।
लेकिन अब जिस तरह से कंडीशंस हैं, इंडियन इकोनॉमी का कंडीशंस है, उस तरह से अब 1920 भी अच्छा खासा लेवल माना जाएगा निफ्टी 50 का, जो कि ऑलमोस्ट फेयरली वैल्यूड के आसपास आप बोल सकते हैं। और ऑफ कोर्स 20 से ऊपर देखिए जब भी जाता है स्लाइटली ओवर वैल्यूड होता है, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं रही, वो 1920 के आसपास भी है, तो फेयरली वैल्यूड के आसपास ही माना जाना चाहिए। हाँ, निफ्टी 50 में अभी भी ये ध्यान में रखना है कि अब 25 से भी अगर क्रॉस करने लगे, होता है 25 भी क्रॉस होता है, पहले हो चुका है, उस तरह का अगर वैल्यूएशन आने लगे तब तो वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। और फिलहाल अगर आप निफ्टी 50 का वैल्यूएशन देखें तो रफली अबाउट 20.84 के आसपास है, तो 21 के आसपास आप मान के चले तो स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, लेकिन कोई मेजर कंसर्न नहीं है। एटलीस्ट निफ्टी 50 का वैल्यूएशन अगर आप देखें तो अच्छा वैल्यूएशन माना जाएगा। अगर किसी को वेरी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, वेरी लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म वेरी लॉन्ग टर्म मीन्स 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो अच्छा माना जाता है। इवन 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन भी अच्छा माना जाएगा। 5 ईयर्स से कम इन्वेस्टमेंट होराइजन तो हमें जो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है उसे कंसिडर ही नहीं करना चाहिए, वहाँ इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाएगा। हाँ, 5 ईयर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होराइजन अच्छा माना जाएगा, और उस तरह का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो फिलहाल जो निफ्टी 50 का वैल्यूएशन है वो एक अच्छा वैल्यूएशन माना जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। लार्ज कैप के स्टॉक्स के वैल्यूएशन से रिलेटेड एक और हमें कंफर्ट मिलता है, वो है कि अगर आप सेंसेक्स का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो चेक करेंगे तो वो 94 के आसपास आ गया, 94%, जो कि अगेन फेयरली वैल्यूड है। देखिए, ये जब 100% के आसपास होने लगे या उससे ज़्यादा जाने लगे तब जनरली हम ओवर वैल्यूड बोलते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ भी अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो अगर 80% के आसपास है, 80-85% के आसपास, तो उसे फेयरली वैल्यूड बोलते हैं, बहुत अच्छा लेवल माना जाता है। उससे कम हो तो और अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि इंडियन मार्केट को थोड़ा प्रीमियम अब आपको देना पड़ेगा, पहले वाली बात नहीं है। तो इवन 90-94% भी हम फेयरली वैल्यूड बोलेंगे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। हाँ, जब 100+ जाने लगे तो वहाँ पे थोड़ा हमें कॉशियस होना पड़ेगा कि वैल्यूएशन बढ़ रहा है, और जब ये 120% से भी अगर क्रॉस होने लगे तब तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो, वहाँ पे तो हमें बिल्कुल लमसम या किसी तरह का टॉपअप के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। सो ओवरऑल निफ्टी 50 के वैल्यूएशन को देखकर यही लगता है कि फिलहाल वैल्यूएशन लार्ज कैप के लिए अच्छा है, ओवर वैल्यूड नहीं है ज़्यादा। साथ ही यहाँ से अगर 3-4% का अगर गिरावट आता है तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो रफली अगर आप लेवल देखें तो फिलहाल 19,000 के आसपास निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है, तो 18,500 से नीचे अगर जाने लगे तो वैल्यूएशन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरह के मार्केट कंडीशंस हैं, बाहर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो यहाँ से 3-4% का करेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बाहर कुछ इश्यूज़ और बढ़ते हैं तो आराम से मार्केट उतना ज़्यादा गिर सकता है। तो फिलहाल वैल्यूएशन बुरा नहीं है लार्ज कैप के लिए, लेकिन यहाँ से थोड़ा बहुत और गिरावट आ सकता है। और अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है, जिसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया, लाइक यूएस में आ सकता है, या फिर इजराइल और हमास के बीच जो वॉर चल रहा है वहाँ पे कोई बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर उस तरह का प्रॉब्लम आए तब तो इवन 10% भी गिर सकता है। लेकिन हाँ, फिलहाल जिस तरह के कंडीशंस हैं वहाँ से भी अगर 2-3%, 4% और गिर जाए तो वो बड़ी बात नहीं होगी। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप के पी रेशियो का डिटेल जानने से पहले आप ये समझ लें कि देखिए, जब भी मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है, लाइक जब बुल रन आएगा स्टॉक मार्केट्स में, तो उस समय मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उनका रिटर्न्स लार्ज कैप के स्टॉक से ज़्यादा आएगा। इसीलिए उस समय मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस का अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आएगा, लार्ज कैप का रिलेटिवली कम आएगा। लेकिन उसी तरह से जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरेगा, जब हम बियर फेज़ में जाते हैं, तो उस समय आप देखेंगे कि लार्ज कैप के स्टॉक्स का जो गिरावट है वो थोड़ा कम आएगा, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स का गिरावट काफ़ी ज़्यादा आएगा। इसीलिए उस समय पी रेशियो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उस समय लार्ज कैप के स्टॉक्स का अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो ऑफकोर्स वो काफ़ी कम हुआ होगा, लेकिन फिर भी मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये मार्केट कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे पी रेशियो ज़्यादा होगा या कम होगा। फिलहाल अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स को देखें तो मार्च से काफ़ी अच्छा रैली आया था इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, अगस्त तक बहुत अच्छा किया, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में FIIs का पैसा काफ़ी निकला, इसीलिए अब मार्केट्स डाउन है। बट हाँ, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा गिरा है इंडियन स्टॉक मार्केट्स। तो यहाँ पे अभी भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 के मुकाबले अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का पी रेशियो देखेंगे या फिर माइक्रो कैप का पी रेशियो देखेंगे तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। फिलहाल निफ्टी मिड कैप 150 का अगर आप ट्रेलिंग पी देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा है 25 के आसपास, जबकि स्मॉल कैप का थोड़ा कम है।
निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडाइसिस का ट्रेलिंग पी अबाउट 23 के आसपास है। तो तीनों का अगर आप रेशियो देखेंगे, ट्रेलिंग पी का रेशियो, तो निफ्टी 50 का है 21 के आसपास, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का है 23 और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का है 25। तो फिलहाल मिड कैप के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं और सबसे अच्छा वैल्यूएशन फिलहाल लार्ज कैप्स का है। इसीलिए काफ़ी एक्सपर्ट्स को फिलहाल आप सुन रहे होंगे कि लार्ज कैप्स फिलहाल अट्रैक्टिव हैं, तो अगर आपका एडिशनल पैसा है तो लार्ज कैप में जाना चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है तो आइडियली उसे अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया कि हमेशा अपने पोर्टफोलियो को फॉलो करें, एक्सपर्ट्स की बात बिल्कुल सुने, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ही आपको एक्शन लेना चाहिए। लाइक पोर्टफोलियो का रिक्वायरमेंट सिंपल है कि आपका इक्विटी में कितना है, डेट में कितना है, उसी तरह से इक्विटी में आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर देखना है। जिसे जो भी आपने डिसाइड किया हुआ है उसे फॉलो करें, वो सबसे अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म में अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करने का। नॉर्मल मार्केट कंडीशन में किसका वैल्यूएशन ज़्यादा होना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, किसका? तो देखिए, लार्ज कैप्स का वैल्यूएशन नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप का ग्रोथ रेट जनरली ज़्यादा आता है कुछ कंपनीज़ का, और लार्ज कैप के स्टॉक्स का जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा कम आएगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन लार्ज कैप्स में काफ़ी हद तक सियोरिटी भी होता है कि भाई जो भी ग्रोथ है मोस्टली वहाँ आएगा, जबकि मिड कैप, स्मॉल कैप्स या फिर माइक्रो कैप्स, यहाँ पे रिस्क बढ़ता जा रहा है। मिड कैप से आप स्मॉल कैप जाएंगे, माइक्रो कैप जाएंगे तो ग्रोथ हो सकता है थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है या फिर काफ़ी ज़्यादा भी कुछ केसेस में मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है कि आने वाले समय में इसी तरह से जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहेगा कि नहीं। इसलिए अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखें तो लार्ज कैप का ऑफकोर्स थोड़ा प्रीमियम होना चाहिए नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में, लेकिन ऑफकोर्स ऐसा होता नहीं है। जनरली देखा गया है कि जब मार्केट अच्छा करेगा तो मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप का वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा, और जब मार्केट गिरेगा तब जाकर लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं उनका वैल्यूएशन थोड़ा अच्छा होगा रिलेटिवली। तो नॉर्मल मार्केट कंडीशन में अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों को ही एक तरह का अगर वैल्यूएशन दे, एक तरह का वैल्यूएशन इसलिए क्योंकि लार्ज कैप में रिटर्न ग्रोथ थोड़ा कम आएगा लेकिन सिक्योरिटी ऑफ रिटर्न है, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप में सिक्योरिटी ऑफ रिटर्न कम है लेकिन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे उस तरह से अगर आप वैल्यूएशन देखें तो देखिए 17, 18, 19 का आसपास का वैल्यूएशन इन तीनों के लिए अच्छा माना जाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा अब आपको प्रीमियम भी देना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने कई बार इस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया है। तो वह 19-20 के आसपास का पी भी अच्छा माना जाएगा, काफ़ी अच्छा इनफैक्ट माना जाएगा। लेकिन हाँ, अभी अगर देखा जाए तो लार्ज कैप का वैल्यूएशन तो ठीक आ रहा है 21 के आसपास, लेकिन स्मॉल कैप का 23 है, मिड कैप का 25 है, तो ओवर वैल्यूड तो है। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत गिरावट आता है तो फिर जाके वैल्यूएशन हमारा अच्छा होगा। फिलहाल के मार्केट कंडीशंस को देखकर ऐसा लगता है कि देखिए, अगर आप लार्ज कैप्स को देखें तो 3-4% का अगर करेक्शंस आता है, गिरावट आता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। और उसी तरह से अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप का वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो वहाँ भी अगर इवन 8-10% का भी गिरावट आ जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ऐसा हो सकता है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा ही, क्योंकि देखिए अभी इलेक्शंस का भी समय आने वाला है, तो आपको पता है प्री इलेक्शन रैली भी आता है, तो शायद कुछ महीनों में वो रैली स्टार्ट हो। जनरली पास्ट में ऐसा देखा गया है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो स्टॉक मार्केट्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर आ सकते हैं। बट अगेन, अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। यूएस में चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, फिर गाज़ा में इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, उसी तरह से रसिया यूक्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स भी हैं। तो यहाँ पे देखिए, देखना होगा कि कौन सा प्रॉब्लम आता है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, प्री इलेक्शन रैली स्टार्ट होता है, तो अच्छे खासे रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ समय में। लेकिन अगर बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वहाँ से अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है तो ऑफकोर्स हम बड़ा करेक्शंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ मार्केट काफ़ी गिर जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अभी जो फिलहाल वैल्यूएशन है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का, उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएशन पास्ट में रह चुका है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर नहीं जा सकता है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, वैल्यूएशंस और भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट में जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बोला जाता है कि पूरी तरह से आउट ऑफ द मार्केट नहीं रहें, क्योंकि एग्जैक्टली हमें नहीं पता है
कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। हमेशा हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो में बेसिस मार्केट कंडीशन जो थोड़े बहुत चेंजेस मैंने आपको बोले कि अगर कहीं एलोकेशन बढ़ जाता है तो उसे थोड़ा कम कर लेंगे, कहीं कम हो गया थोड़ा बढ़ा लेंगे, वो करना चाहिए। लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंजेस करने की ज़रूरत एटलीस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं है। सो ओवरऑल अभी तक हमने जो भी डिटेल्स चेक किया है उसे देखिए 3 पॉइंट्स क्लियरली हमें पता चलता है। नंबर 1 कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म एवरेज पी हम देखते हैं 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स उस तरह का, तो वहाँ से थोड़ा प्रीमियम हम बिल्कुल कमांड कर सकते हैं। तो जो पहले का पी रेशियो है उसमें आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। सपोज़ पहले था कि 18 का एवरेज था, तो अगर आप 19-20 लें तो कोई बहुत ज़्यादा पी उसे नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर कंपनीज़ का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है तो बिल्कुल वहाँ पी रेशियो ऊपर जाता है। उसी तरह से कंट्री का भी, इकोनॉमी का अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रीमियम पे हम ट्रेड करेंगे और आने वाले फ्यूचर में भी करेंगे। तो इसे हमें ध्यान में रखना है। नंबर 2 हमें ध्यान में रखना है कि लार्ज कैप के मुकाबले स्मॉल कैप ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं और स्मॉल कैप के मुकाबले भी मिड कैप्स ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं और मिड कैप्स के मुकाबले भी माइक्रो कैप्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड। और 3rd पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि अगर कोई SIP से अपना इन्वेस्टमेंट करता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, छोटा छोटा अमाउंट एवरी मंथ अगर इन्वेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे बेसिस मार्केट कंडीशन हमें चेंजेस नहीं करने चाहिए। SIP हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम मार्केट को टाइम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आने वाले समय में एग्जैक्टली क्या होगा, खासकर शॉर्ट टर्म में। इसीलिए अगर कोई SIP कर रहा है तो पी रेशियो को कोई बहुत ज़्यादा या फिर मार्केट के वैल्यूएशन को कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से अगर कोई STP कर रहा है, सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, लाइक 6 मंथ्स का या 1 ईयर या उससे भी ज़्यादा पीरियड का, तो वहाँ पे भी मार्केट पी को कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को लमसम करना है या फिर किसी को पैसा निकालना है, वहाँ पे ऑफ कोर्स हमें वैल्यूएशंस का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तो वहाँ पे लमसम करने का मतलब नहीं बनता है। उसी तरह से अगर किसी को आने वाले फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत है कुछ समय बाद ही, तो वहाँ पे अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है तो बिल्कुल ये मतलब बनता है कि हम पैसा अभी ही निकाल लें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है तो आने वाले कुछ समय में शायद गिर सकता है। और जब हमें पैसे की ज़रूरत है उसी समय अगर मार्केट गिर जाएगा, हमारा पैसा कम हो जाएगा, तो समय निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसने अपना रिस्क प्रोफाइलिंग, इन्वेस्टमेंट होराइजन डिसाइड कर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, आपने अच्छी तरह से डेट एंड इक्विटी में एलोकेट किया हुआ है, अच्छी तरह से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एलोकेट किया हुआ है, वहाँ पे देखिए बेसिस मार्केट कंडीशन कोई भी मेजर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका इक्विटी का एलोकेशन बढ़ जाए तो उस समय इक्विटी का जो आप SIP अगर करें, SIP बंद कर दें या कम कर दें, डेट में आप SIP बढ़ा दें या फिर वहाँ पे एलोकेशन थोड़ा बढ़ा दें। उसी तरह से अगर मिड कैप, स्मॉल कैप का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो उसका आप SIP बंद कर दें कुछ समय के लिए, लार्ज कैप में SIP बढ़ा दें। और जब आपका बैलेंस आउट हो जाए, जो भी पहले आपने डिसाइड किया हुआ था किस तरह का एलोकेशन चाहिए, डेट इक्विटी में या फिर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, जब वो आपका एवरेज आउट हो जाए, उस तरह का एलोकेशन फिर से हो जाए, तो फिर से आप इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाएं, फिर से आप मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ाएं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने अगर अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए, तो अगर मार्केट में ऊपर या नीचे आता है, वैल्यूएशन कम या ज़्यादा होता है, तो आपको अपना स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेच देना चाहिए। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अगर अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, स्टॉक्स हैं, तो लॉन्ग टर्म में आप वहाँ से अच्छे रिटर्न्स, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप खुद से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और खुद से उसे मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खुद का इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना होगा, और उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।